हेलो बच्चों, विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। तो बच्चों, एक बार फिर आपकी डिमांड पे आपके लिए हम क्रैश कोर्स, आप सभी लोग जानते हैं, लॉन्च कर चुके हैं। आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही पास में हैं और आप अभी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि एग्ज़ाम होंगे ही आपके। तो आपके एग्ज़ाम पे आपका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, आपकी क्लासेस बंद रही तो इसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो इसलिए अब आपको पूरा कंटेंट जो आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर आपसे क्वेश्चन पूछे गए, उससे लेके हर एक चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम वो सेशन स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा चैप्टर मतलब जीरो से हीरो तक आपके लिए कंटेंट हम लेके आए हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं बता दूं अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम आनंद सिंह चौहान है और मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली पढ़ाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा जानते हैं कि क्लास 12th में आपका सबसे पहला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की केमिकल काइनेटिक्स में आखिर हमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। देखो बच्चों, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो कम समय में अगर हमें नंबर अच्छे अचीव करने हैं तो हमें कंटेंट पे फोकस, उस कंटेंट पे फोकस करना होगा जो कंटेंट हमें मार्क्स को, अच्छे मार्क्स अचीव कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, वैसे तो बहुत सारा कंटेंट होता है, लेकिन जो पेपर में मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने अभी बोर्ड पे आपके लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये पॉइंट्स अगर हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कवर कर लेंगे तो हमारे फुल मार्क्स, जो भी केमिकल काइनेटिक्स से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सारे क्वेश्चन आप इन सब चीज़ों से आराम से टैकल कर सकते हैं, जो कि आपके बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस के है। ठीक है, तो वन बाय वन एक बार हम डिस्कस करेंगे कि हमको कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करने हैं और हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को वन बाय वन अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखते हैं। देखिए, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। तो आप लोगों ने पहली बात तो आप फेमिलियर तो होंगे, केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा भी होगा और आप ये जानते भी होंगे कि केमिकल काइनेटिक्स आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स, तो बच्चों वर्ड आ रहा है केमिकल एंड काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल एंड काइनेटिक्स का मतलब होता है जब हम केमिकल रिएक्शंस की काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं, मतलब उनकी रेट को स्टडी करते हैं कि कोई भी रिएक्शन कितनी तेज़ी से हो रही है या कोई भी रिएक्शन कितनी स्लो है। जैसे कि अगर आप मान लें, आप गाड़ी को देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड को ओडोमीटर से मेज़र करते हैं कि कोई कार कितनी तेज़ चल रही है, तो उसका मेज़रमेंट होता है। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर अगर हमें रिएक्शंस की रेट को पढ़ना है कि इसकी रेट कितनी तेज़ होगी, कोई रिएक्शन कितनी तेज़ी से होगी, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। इसीलिए हमें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अब क्या क्या पढ़ना है, हमें ये ध्यान देना होगा। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमें रेट ऑफ रिएक्शन, देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन कि किसी भी रिएक्शन की रेट आखिर क्या होती है। ठीक है, हम किसे रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, उसमें हमें क्या होगा बच्चों, रेट में क्या होता है, एवरेज रेट और आपका इंस्टेंटेनियस रेट। अब आप ये जानते होंगे कि एवरेज, अगर हम किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कैसे निकलता है, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकलता है। बिल्कुल जी, सेम फेनोमेना जैसे कि फिजिक्स में हम एवरेज स्पीड पढ़ते थे, यहाँ पर भी एवरेज आपका रेट में ही फेनोमेना लगेगा। फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस, आपको पता है जब हम किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, जब पार्टिकुलर टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो वहाँ पर क्या वर्ड आता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट आता है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों, अब कोई भी रेट हो रही है तो उस रेट को आपकी फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कंडीशंस क्या क्या है। मतलब हमने प्रेशर क्या दिया है, हमने टेम्परेचर क्या दिया है, हमारा सरफेस क्या है। तो वहाँ पर जो मेन चीज़ें होती है, कंसंट्रेशन हो गया, जैसे आपका कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, और कैटलिस्ट हमने कौन सा यूज किया है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, रेट की जो रिएक्शन की जो रेट होती है, उन सभी को इफेक्ट करती है। इन सभी की वजह से रेट हमारी स्लो या फास्ट हो सकती है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट बच्चों देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये बनता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या यूपी बोर्ड का, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ज़्यादातर ट्रेंड ये देखा गया है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी से तो क्वेश्चन आपके पेपर में बनता ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों एक ही जैसे लगते हैं, तो ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बच्चों आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा, आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा इसके रिगार्डिंग कि ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही उठता है। ठीक है बच्चों, इसके डिफरेंस भी आते हैं, कभी कभी कहते हैं कि भाई 2 नंबर में या 3 मार्क्स में आ जाता है कि इसके डिफरेंस लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, हमें रेट इक्वेशन और रेट लॉ। ठीक है,
अब रेट कैसे, हम किसी इक्वेशन की रेट कैसे लिखते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और रेट लॉ और रेट कांस्टेंट, यहाँ पे भी रेट कांस्टेंट भी आना चाहिए कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। जब हम रेट इक्वेशन, रेट लॉ लिखना जान जाएंगे, रेट कांस्टेंट लिखना जान जाएंगे, उसके बाद ही जब हमारा एग्जाम जो सिलेबस का मेन पार्ट है जो कि आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे है कि आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस इन तीनों से भी बहुत ज़्यादा उठते हैं क्योंकि यहीं से आप यूनिट समझेंगे। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर, आपको तो ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर आपको ऑर्डर अच्छे समझ में आ गया तभी आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, कोई रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर है या कोई रिएक्शन आपकी सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। जब आप ऑर्डर को डिफाइन कर लेंगे तो आप रिएक्शन को भी आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर कब होगी, सेकेंड ऑर्डर कब होगी और जीरो ऑर्डर कब होगी, ठीक है। अब जब हम फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इन सभी को, इनकी मैकेनिक्स को, इनकी मैकेनिज्म को आराम से स्टडी कर लेंगे, इनके डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, इनके ग्राफ को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम। अब बच्चों आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये हाफ लाइफ टाइम क्या है। देखो बच्चों, बहुत ही आसान चीज़ होती है। जैसे कि कोई रिएक्शन होने में, सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ए से बी, और उस रिएक्शन को आपने कहा कि हमारे पास कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट था वो रिएक्टेंट था 10 kg, हमने मान लिया हमारे पास रिएक्टेंट कितना था 10 kg। तो अगर आपसे कहता है कि उसका हाफ लाइफ टाइम का होगा तो इसका मतलब बच्चों ये है कि उसका जो कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट है, वो 10 kg से 5 kg होने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम बोलेंगे उस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो बाकी तो अभी तो ये इंट्रोडक्शन है कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से मेन पर्सपेक्टिव के हिसाब से या मेन चीज़ें कवर करनी है, हम इन्हीं चीज़ों को अब वन बाय वन अपने सिलेबस में डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में डिफरेंट रेट्स, हम किसी भी हमारी रिएक्शन है तो उसमें हम डिफरेंट टाइप से रेट्स कैसे निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का। इस पे बच्चों न्यूमेरिकल भी पूछता है, कभी कभी आपसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कि डिफाइन करने को कहता है कि एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। तो बहुत ही ईजी वे में इसको हम समझेंगे कि कैसे हम डिफरेंट रेट्स को निकाल सकते हैं। बच्चों समझना बहुत ही आसान है, आपको सब कुछ कंप्लीट करा जाएगा, आप बस एक बार इसे अच्छे से देखिए। देखो अब केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, सभी जानते हो कि जो डिफरेंट रेट्स आपकी बाई रिएक्शंस, जितनी भी आपके यूनिवर्स में, आपके आसपास केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, सबका अलग अलग टाइम होता है। बहुत स्लोली होती है कोई रिएक्शन, बहुत फास्ट होती है, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान देते हैं, देखिएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि आपने एवरेज स्पीड पढ़ रखा होगा, क्लास 10 फिजिक्स में आपने एवरेज स्पीड शायद पढ़ा हो, तो वहां पर आपको एवरेज के बारे में पता है कि एवरेज हम किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, तो इसे हम बहुत आसानी समझेंगे अगर हम एक ग्राफ बना लें। सपोज डेट हमने क्या किया बच्चों, एक ग्राफ। देखो बच्चों, इस ग्राफ को बहुत अच्छे समझना, क्योंकि ये ग्राफ अगर आप समझ गए तो आपको केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ही आराम हो जाएगी इससे, क्योंकि सारी रिएक्शंस की जो रेट है हम आराम से इससे टैकल कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब होगा क्या कि आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तो आपको आराम से पता है। अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लें, क्या ले लें बच्चों, टाइम ले लें, और यहाँ पर क्या ले लें, कंसंट्रेशन ले लें, कंसंट्रेशन ले लें। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि कंसंट्रेशन और टाइम लेने का मतलब क्या है। देखना, समझो, अगर हम एक रिएक्शन मान लें, एग्जाम्पल हमने क्या माना, एक रिएक्शन है जो हमारा ए से क्या चेंज हो रहा है बच्चों, बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ए हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, ए हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, ए हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और बी हमारा क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा। सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ए से बी बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर हम यहाँ बात करें टाइम t = 0, अगर हमने कहा टाइम, अगर यहाँ पर देखें टाइम t = 0, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आप लोग देखते हो बुक्स में ऐसा लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि आपकी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई। अगर हम टाइम t = 0 कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आपकी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, मतलब ए अभी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलना शुरू नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जितना रिएक्टेंट लिया है, सपोज दैट आपने कुछ तो अमाउंट कंसंट्रेशन लिया होगा रिएक्टेंट का, तो जो आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया है वो कंसंट्रेशन अभी
पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपके पास है और प्रोडक्ट में भी कुछ भी नहीं बना। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि टाइम, अगर हम मान लेते हैं टाइम कुछ समय बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, अगर हम टाइम बढ़ाते हैं, हमने कहा कुछ भी टाइम हमारा x है, ठीक है, तो x टाइम होने पे क्या होगा बच्चों, तो जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, भाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ तो कम होगा। अगर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड होगी तो रिएक्टेंट जो हमने ले रखा है उससे प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ अमाउंट उसमें से कम होगा रिएक्टेंट साइड में। तो हमने मान लिया कि x अमाउंट का कंसंट्रेशन क्या हुआ है, इसमें से कम हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, x अमाउंट आपका बन जाएगा। होगा या नहीं होगा, देखो आपके a में से x गया तो x मतलब ये वाला जो आपका कंसंट्रेशन है ये a से कम हुआ और ये कहाँ बन गया, आपका प्रोडक्ट में बन गया। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि आप लोग स्पीड टाइम का ग्राफ देखते थे, तो वहाँ पे टाइम होती थी और आपकी डिस्टेंस होती थी ना, तो वहाँ पे आप आराम से स्पीड निकाल लेते थे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। बिल्कुल यहाँ पर भी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ से हम रेट को निकालेंगे। ध्यान देना, अब देखो, तो कोई रिएक्शन अगर स्टार्ट होती है, तो कोई भी अगर रिएक्शन स्टार्ट हुई, सपोजिट कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई, ठीक है, अगर हम बात करें कि कोई टाइम, सपोजिट हमने मान लिया यहाँ पर टाइम क्या है, t1 है और यहाँ पर टाइम क्या है बच्चों, t2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि t1 पे अगर हम देखें, t1 पे अगर हम ग्राफ को एनालिसिस करें तो मान लें यहाँ पर कंसंट्रेशन c1 था और यहाँ पर t2 टाइम पर कंसंट्रेशन कितना था बच्चों, c2 था। देखो अब आप इसको समझिएगा, 0 से आपका रिएक्शन शुरू हुआ, अब रिएक्शन में सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन c1 है, फिर आपका कंसंट्रेशन c2 होगा। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दोनों ही चेंज होते रहेंगे अगर रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड हो रही है तो यहाँ पे समझें आप। तो यहाँ पर T1 और T2 जैसा कि आप एवरेज स्पीड में निकालते थे, बिल्कुल सेम आपको फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, समझे। देखो तो T1 और T2 है, यहाँ पर T1 को अगर हमने एनालिसिस किया तो यहाँ पर C1 कंसंट्रेशन आया और T2 को अगर हमने देखा तो C2 कंसंट्रेशन आया। अब हम रेट निकालेंगे, तो रेट कैसे निकलेगी, तो आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट के लिए क्या होगा बच्चों, रेट के लिए क्या होगा, अब यहां पर कंसंट्रेशन C1 से कितना चेंज हुआ बच्चों, C2 चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, C1 से C2 चेंज हुआ। तो यहां पर क्या करेंगे, C2 माइनस C1, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा नीचे, अपॉन टाइम क्या आएगा, T2 माइनस T1। देखो अब रेट कैसे निकालेंगे, जितना आपका कंसंट्रेशन C2 से C1 चेंज हो रहा है और आपका कंसंट्रेशन T1 से T2 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, जैसा आप किस में निकालते थे, एवरेज स्पीड में निकालते थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। आ गया या नहीं आ गया, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T आया, तो इसका मतलब ये आया कि ये वाली जो आपकी रेट है वो कैसी रेट है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। कैसी है बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना था, आपको T1 टाइम पे आपका कंसंट्रेशन कुछ था, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन आपका दूसरा बना, तो यहाँ पर दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आराम से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, जो कि क्या आया है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो देखो बच्चों एक बार फिर से समझते हैं, आपका रिएक्टेंट, आपने रिएक्शन स्टार्ट करी, आपने कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिया, जैसे ही टाइम के साथ रिएक्शन बढ़ेगी, तो रिएक्शन जैसे ही बढ़ेगी, रिएक्शन बढ़ने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन बढ़ने का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, यही होता है ना। तो रिएक्टेंट से बेटा प्रोडक्ट कैसे बनता है, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता रहेगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। तो दोनों में अगर हमें एवरेज रेट निकाली तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों के कंसंट्रेशन को माइनस कर देंगे और दोनों के टाइम को माइनस कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर वहाँ पे क्या आएगा आपका डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यही क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे आराम से कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस, भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हम इंस्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। आपने अभी पढ़ा एवरेज रेट कैसे निकालते हैं कि टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन टाइम,
उसको डिवाइड कर देते हैं, हमारी एवरेज रेट आराम से निकल जाती है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम जानेंगे कि आपकी इंस्टेंटेनियस रेट और आपकी एवरेज रेट में पहली बात तो डिफरेंस क्या होता है। देखो बच्चों, एवरेज रेट का ग्राफ तो आपने ये बनाया था, डायग्राम से आपने आराम से किया था। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस में, तो बच्चों पहली बात तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में यूनिफॉर्म रिलेशन नहीं होता। मतलब जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होगा तो वैसे वैसे ज़रूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन भी उसके साथ उतनी ही स्पीड से चेंज हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्राफ आपने देखा होगा बुक्स में, कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, कुछ इस तरीके से। अब हम ये जानेंगे कि आपकी एवरेज रेट में और आपकी इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो हम कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, पूरा एग्जाम पर्सपेक्टिव फोकस है, आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो हम बिल्कुल एक तो चलेंगे हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान देना। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है ये समझो। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है फॉर द शॉर्टर टाइम। अब आपको आगे सर शॉर्टर टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज डेट आप चल रहे थे, सपोज डेट आप चल रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, आपको हमने कहा स्टॉप, एकदम अचानक से कहा स्टॉप, तो आप एकदम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप जहाँ पर रुके, आप सपोज डेट 0 से स्टार्ट किए थे चलना, आपसे हमने एकदम स्टॉप कहा किसी एक पॉइंट पर, अब हमने आपसे पूछा कि आप बताओ आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब जब कोई भी काम, जब कोई भी चीज़ फॉर अ शॉर्टर टाइम हो रही हो, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हो रही हो, तो वहाँ पर क्या वर्ड आता है, इंस्टेंटेनियस। मतलब बहुत ही शॉर्टर पीरियड के लिए जब बात पूछी जाए, जब रेट हम कही जाए, ठीक है ना। तो आप समझिए, तो जैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि टाइम, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा लें, सपोज इट हमने कहा हमें रेट निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें रेट निकालनी इस पॉइंट के लिए, इस कंसंट्रेशन के लिए, तो आप अगर यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी कंसंट्रेशन का कुछ अमाउंट C1 सपोज इट मान लो रहा होगा, यहाँ पर टाइम आपका T1 रहा होगा। लेकिन क्या यहाँ पर एवरेज निकालना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल एवरेज निकालना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म था, यहाँ पर हम एवरेज निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस ग्राफ में हम एवरेज नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड हम यूज करेंगे, और इंस्टेंटेनियसली क्या हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम ये मान लें, सपोज दैट हमने कहा कि कोई भी हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है बच्चों, प्रोडक्ट बन रहा है, आप जानते ही हो। और रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर हम बात करें कि हमारी एवरेज रेट या क्या होगी, देखो सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या आएगी बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे इंस्टेंटेनियस। अब देखना क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट t टेंस टू 0, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एवरेज, यहाँ पे लिखेंगे रेट एवरेज। आप कहोगे सर ये क्या आ गया, रेट एवरेज, लिमिट t टेंस टू 0। देखो बच्चों समझो, t टेंस टू 0 का मतलब ये होता है, बाकी आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो ये तो समझ गए होगे t टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है। अगर जो लोग मैथ वाले नहीं हैं, इसका मतलब ये होता है t 0 नहीं, इसका मतलब होता है टाइम जो है वो टेंडिंग टूवर्ड्स 0। मतलब टाइम का जो अमाउंट लिया गया है, मतलब जो टाइम लिया गया वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत ही छोटा टाइम लिया गया, ठीक है ना। कैसा लिया गया बच्चों, बहुत ही छोटा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लिया गया। तो आप जानते हो यहाँ पर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू 0, और r एवरेज तो अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था बच्चों, यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ की रेट लिखते तो क्या लिखते थे, r एवरेज में कैसे लिखते थे, डेल्टा लगाते थे, लगाते या नहीं लगाते थे, डेल्टा लगाते थे, फिर क्या करते थे, कंसंट्रेशन के लिए लिखते थे, कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको और हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, आप समझना, ये वर्ड डेल्टा किसके लिए यूज होता है, एवरेज के लिए यूज होता है। लेकिन अगर हमें इंस्टेंटेनियस में से चेंज करना है, तो यहाँ पे डेल्टा की जगह वर्ड आ जाएगा स्मॉल d। जो लोग मैथ्स वाले बच्चे उनको समझ में आ रहा होगा, जो बायो वाले हैं प्लीज़ आप लोग यहाँ पे अच्छे समझिए इसको। देखो बच्चों, दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप डायरेक्ट इस रिलेशन को ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्या यहाँ पर डिफरेंस ये है, जब हम एवरेज की बात करते हैं तो वहाँ पर टाइम पीरियड अलग अलग होते हैं, एक टाइम गैप ज़्यादा होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस के उसमें केस में
वहाँ पर टाइम जो होता है वो एक पॉइंट पे होता है, मतलब बहुत ही शॉर्टर टाइम होता है। तो शॉर्टर टाइम पर एक ही कंसंट्रेशन हमें मिल सकता है, उसी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी, मतलब चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ठीक है। अब बच्चों जब हम इंस्टेंटेनियस रेट और अपना एवरेज रेट समझ चुके हैं, अब हमें इसमें समझना होगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस होता क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस क्या होता है, तब वहाँ पर नेगेटिव साइन हम कब यूज़ करते हैं, कब हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, क्योंकि यहीं पर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि नेगेटिव साइन हमें कब यूज करना है, कैसे यूज करना है और नेगेटिव साइन कहाँ से आया। तो बच्चों आप देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई भी आपको डाउट फर्दर इसके नहीं रहेगा, ठीक है। तो समझिएगा, अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने, एक रिएक्शन हमारी है R से P में कन्वर्ट हो रही, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब हम ये माने कि टाइम जीरो है, तो बच्चों आप अच्छे से समझ सकते हो कि टाइम जीरो का मतलब होता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना था वो एज सच है, मतलब प्रोडक्ट में कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर हम मान लेते टाइम कुछ चेंज हुआ, समय बदला, तो टाइम चेंज होने के बाद बच्चों क्या होगा, जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था कुछ कम होगा, बिल्कुल कम होगा। तो अब R नहीं रहा, मतलब रिएक्टेंट नहीं रहा, कुछ में R1 हो गया, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, जो कि क्या बन गया आपका बच्चों, प्रोडक्ट बन गया। फिर फर्दर अगर टाइम हम और दे रिएक्शन को, तब R आपका क्या होगा बच्चों, और डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट और डिक्रीज होगा, तो ये R2 में चला गया और यहाँ प्रोडक्ट आपका और बढ़ गया, P2 हो गया, ठीक है। अब हम इसके लिए अगर रेट लिखें तो ध्यान देना, रेट, तो रेट अगर हम एवरेज रेट की बात करें तो रेट कैसे लिखेंगे, आप सभी जानते हो सर, रेट लिखते हैं, कैसे रेट लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। देखो एवरेज रेट कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, वेरी गुड, ठीक है। अगर हम किसके लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं बच्चों, ये लिख रहे हैं रिएक्टेंट के लिए। अगर प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, वेरी गुड। अब समझो, अब यहाँ पर आप देखोगे, यहीं पे तो सारा खेल है, यहाँ पर आपको देखना है, यहीं पे आपको ध्यान रखना है। ये बताओ बच्चों, ये रिएक्टेंट आपने जब सबसे पहले लिया था तो ये पूरा कंप्लीट था, सपोज इट हमने कहा 100 ml था, फिर 100 ml से ये अगर मान लेते ये 100 ml था पूरा, ये जीरो था। अब यहाँ पर अगर हमने कहा कि 10 ml प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा होगा बच्चों, 90 ml बचा होगा। अब हमने कहा फर्दर, अब ये हो गया आपका 50 ml, तो यहाँ पर बच्चों कितना बचा होगा, 50 ml ही बचा होगा। तो फर्दर जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल डिक्रीज हो रहा है, अगर फाइनल वाला कम है, इनिशियल वाला ज़्यादा है, तो बच्चों साइन कैसा आएगा, साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, निगेटिव डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, निगेटिव डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी। तो निगेटिव साइन के साथ क्यों आया, क्योंकि फाइनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर देखो तो बच्चों, यहाँ पर देखो ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। तो टाइम के साथ आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव साइन किसके साथ आ रहा है, रिएक्टेंट के साथ आ रहा है, और पॉजिटिव साइन किसके साथ आ रहा है, प्रोडक्ट के साथ आ रहा है। अब देखना बच्चों, अब आपसे कहता है कि भाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है, डिसअपीयरेंस। अगर अब हम आपसे पूछें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कौन डिसअपीयर होता है और कौन अपीयर होता है, तो आप कहोगे सर जब रिएक्शन फॉरवर्ड होती है तो रिएक्टेंट कम होता है, मतलब रिएक्टेंट गायब होता रहता है, और जब रिएक्टेंट कंप्लीट हो जाती रिएक्शन हमारी है तो प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्टेंट तो जीरो हो जाता है। तो डिसअपीयर कौन होता है बच्चों, रिएक्टेंट। तो अब अगर यहाँ पर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करें तो डिसअपीयरेंस में किसकी बात होती है बच्चों, डिसअपीयरेंस में किसकी बात होगी, रिएक्टेंट की बात होगी। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में रिएक्टेंट की बात होगी, तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, निगेटिव डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी। ये किसके लिए बच्चों, ये एवरेज के लिए। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें इंस्टेंटेनियस के लिए कैसे लिखोगे, तो आप सभी जानते हो इंस्टेंटेनियस में कैसा साइन आएगा, डी R अपॉन डी टी।
अब आप कहोगे सर यहाँ पे आप नेगेटिव साइन क्यों नहीं ले रहे? देखो बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव साइन इंस्टेंटेनियस केस में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि डी का मतलब ही होता है वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब उतनी स्मॉल क्वांटिटी जिसको हम फर्दर किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब बेटा ये खुद में ही बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इंस्टेंटेनियसली ले गया है, तो इसको हम जब किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम कैसे जानेंगे कि कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है? इसीलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया। अगर अपीयरेंस की बात करें तो आपको पता है, आपसे पूछे अपीयर क्या होगा? क्या होगा अपीयर बताओ? तो आप कहोगे सर अपीयर तो प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट की अगर हम रेट लिखें तो कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट की रेट लिखेंगे अगर हम तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ आप लोग? डेल्टा, हाँ, पी अपॉन डेल्टा टी। वेरी गुड। देखो बच्चों, तो निगेटिव साइन क्या बता रहा है? निगेटिव साइन बता रहा है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ये पॉजिटिव साइन के साथ जो पी आया है, प्रोडक्ट आया है, ये बता रहा है विद द टाइम इंक्रीजिंग, विद ड्यू द टाइम द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब आपको आई होप कि कोई भी कंफ्यूजन फर्दर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के नहीं रहा होगा। तो आपको अच्छे समझ में आ गया कि देखो भाई, आपका जो रिएक्टेंट होता है वो टाइम के साथ घटता रहता है और प्रोडक्ट क्या होता है? टाइम के साथ बढ़ता रहता है। तो रिएक्टेंट घटेगा, तो इसीलिए आपका जब एवरेज रेट लिखते हैं हम, है किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए, तो वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन हमेशा घटेगा, वहाँ पर साइन कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। तो जहाँ कहीं पे भी रिएक्शन में आपको रेट में निगेटिव साइन दिख जाए तो वहाँ पे क्या आएगा? वो होगा उसका रिएक्टेंट, और उसका वहाँ पे क्या लगा हुआ कॉन्सेप्ट? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। जहाँ पर पॉजिटिव साइन दिख जाए उसका मतलब क्या रहा होगा? वो प्रोडक्ट रहा होगा, और वहाँ पर क्या हो रहा होगा? अपीयर हो रहा होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो आई होप कि यहाँ तक एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, देखिए फर्दर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी का नहीं होगा जो स्किप हम करेंगे। आपको सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कोर्स ही आपका पूरा एग्जाम पर्सपेक्टिव है, आपके एग्जाम से पहले आपको समरी पूरी, मतलब समरी इन द सेंस ये नहीं कि केवल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर ली ना, जितने भी आपके एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे ताकि आप कम समय में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो बच्चों आपने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक आपने इंस्टेंटेनियस, एवरेज और आपने क्या पढ़ा कि कैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इसको हम निकालते हैं। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको अब एप्लीकेशन जो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस आपने करा उसकी एप्लीकेशन शो करने के लिए अब हम क्वेश्चन में से कैसे अप्लाई करेंगे, अब हम उसे क्वेश्चन के एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों, जब हम उसे एग्जाम्पल लगाएंगे तो आपको अगर फर्दर कोई डाउट रहा होगा तो बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है? आपका मरकरी है, आपका क्लोरीन है जो कि HgCl2 बना रहा है। तो यहाँ पर अगर हमें रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ ऑल ओवर रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम कैसे शो करेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर Hg की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? यहाँ पर आप देखोगे Hg के आगे 1 है। ठीक है, कितने Hg लिए? यहाँ पे 1 लिया। क्लोरीन का यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर हमने कितना लिया? क्लोरीन का मॉलिक्यूल सिर्फ 1 लिया। तो यहाँ पर भी आपका फॉर्मेशन कितना हुआ? 1 का हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सिंपल आपकी रिएक्शन है, तो यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कैसे लिखोगे? देखो, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चों? तो आपको पता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए लिखा जाता है? रिएक्टेंट के लिए लिखा जाता है। रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए लिखा जाता है? प्रोडक्ट के लिए लिखा जाता है। देखो, तो यहाँ पर Hg और Cl2 आपके क्या है? फर्दर रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे Hg के लिए? देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा Hg, डेल्टा Hg क्या लिखेंगे? डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T, डेल्टा T, डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T। ठीक है ना, ये किस साइन के साथ आएगा? माइनस साइन के साथ आएगा। कैसा साइन आएगा बच्चों? कैसा साइन आएगा इसका? माइनस साइन आएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अगर फर्दर बात करें Cl2 के लिए तो क्या लिखेंगे बच्चों? तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा Cl अपॉन डेल्टा T। ठीक, किस साइन के साथ आएगा बच्चों? ये माइनस साइन के साथ आएगा। आपका Hg था, Cl2 था, हमने क्या लिखा? डेल्टा
चेंज इन मर्करी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट का पार्ट है। चेंज इन क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम साइन, नेगेटिव साइन, इक्वल्स टू। अब हम किसके लिए लिखेंगे? प्रोडक्ट के लिए। आप ये बताओ प्रोडक्ट में हम नेगेटिव साइन लेंगे पॉजिटिव? सर प्रोडक्ट का हमेशा फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट हमेशा किसके साथ लिया जाता है? पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हो गया, खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन। अब अगर हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दैट। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। देखो यहां पर क्या होता है, जैसे यहां पर 2 मॉलिक्यूलरिटी लगी हुई, मतलब 2 मोल्स हमने लिए हैं, मतलब 2 लिए हैं, 2 एटम्स लिए हैं, ठीक है, 2 कंपाउंड ले रखे हैं। तो यहां पर क्या होगा, जो ये 2 जितना भी मॉलिक्यूलरिटी इनके आगे लगी रहती है, जब हम रेट लिखते हैं तो हमको उसी नंबर से इसकी रेट को डिवाइड कर देना होता है। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट। यहाँ पर 2 लगा है, हम जब इसकी रेट लिखेंगे तो हमें इसे 2 से ही डिवाइड कर देना होगा। मतलब ये 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। देखो कैसे। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? पहली बात तो आपको पता चल गया, आप समझ गए लॉजिक क्या है कि इसके साथ क्या साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। तो आप लिखोगे नेगेटिव, फिर क्या लिखेंगे बच्चों? 1/2। ये जो 2 ऊपर था वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया। डेल्टा क्या लिखेंगे बच्चों? HI अपॉन डेल्टा T। क्लियर? नेक्स्ट इसी में क्या आएगा? अब देखो यहां पर फिर वही लिख देंगे, क्या? डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। हो गया क्वेश्चन, खत्म। तो आई होप कि क्लियर है आपको कि यहां पर जो ये 2 है, यहां पर अगर कोई यहां पे 2 रहता या यहां पे 2 रहता मॉलिक्यूलरिटीज की, वो कहां चली जाएगी? अपॉन में चली जाएगी। 1/2 लिख देंगे। नेगेटिव साइन क्यों है? नेगेटिव साइन इसलिए रिएक्टेंट में है। और डेल्टा क्यों लगाया? क्योंकि डेल्टा में चेंज ऑफ लिया जाता है, इसलिए डेल्टा साइन है। टाइम के साथ चेंज होगा तो कंसंट्रेशन जो दे रखा है डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI, ऐसे ही आपका कंसंट्रेशन ऑफ H2, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ I2, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है क्योंकि ये आपका फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट साइड में। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। मैं हिंट दे देता हूं, यहां पर जो 2 है, जब इसकी रेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे बच्चों? ये अपॉन में चला जाएगा विद नेगेटिव साइन। यहां पर 4 है तो ये वाला 4 कहां चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा विद पॉजिटिव साइन। तो ये आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप आराम से इस एग्जाम्पल की मदद से, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।